नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। शख्सियत कार्यक्रम में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच में होंगे जो एक लोकप्रिय राजनेता भी है, कुशल वक्ता भी है और सफल प्रशासक भी है। वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हुए चुनाव में दूसरी बार चेयरमैन बने अरविंद सिंह जी होंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और उस समय बहुत लोकप्रिय जिला अध्यक्ष रहे हैं। संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे सामंजस्य बैठा करके संगठन को तैयार किया जाता है, कैसे संगठन को बनाया जाता है और कैसे जनता के बीच में संगठन को ले जाया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हालिया निर्वाचित चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल कवरेज परिवार की तरफ से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। कुछ जनता के सवाल होंगे, कुछ मेरे सवाल होंगे और कुछ आप स्वतः जवाब देंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को और कैसे आगे बढ़ाना है और उसे गति कैसे देनी है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है दूसरी बार जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चुने गए हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। जिस समय आप जिला अध्यक्ष थे उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में जनपद में नहीं थी और कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का जो है यहाँ वर्चस्व था और लगातार सदस्य मुख्तार अंसारी विधायक हो रहे थे। ऐसे में आपने पदभार लिया और संगठन को मजबूत किया। उसके पीछे का आपका सबसे बड़ा जो है वो रूपरेखा क्या था, कार्य क्या था? देखिए, मुझे ये ऐसा है कि हम लोग बाल्यावस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, फिर बाद में विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के बीच में काम करते रहे। विद्यार्थियों के लिए जो भी संघर्ष आए उस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाया गया। तत्पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, तभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करना प्रारंभ किया। और जब काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी का करते थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभाव अस्तित्व तो नहीं था। समाज में कई प्रकार के प्रश्न हम लोगों पर खड़ा किए जाते थे कि आप कैसे पार्टी में हैं, दूसरी शहरी पार्टी है, एक जाति की पार्टी है। इस तरह से हम लोगों के ऊपर बीच बीच में तमाम राजनीतिक दलों के लोगों की तरफ से टिप्पणी भी की जाती थी, लेकिन निरंतर हम लोग विचारधारा के साथ जुड़ करके और काम करते रहे। और काम करते करते हम 1991 में भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री बनाए गए। वैसे तो हमने वार्ड स्तर से काम प्रारंभ किया था जी, लेकिन 1991 में हमको भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री बनाया गया और लगातार 3 सत्र मैंने 3 जिला अध्यक्षों के साथ निरंतर काम किया। और वो कार्य जब हम लोग करते थे तो उसमें बड़ी विषम परिस्थिति थी। ना हम लोगों के पास संसाधन था, ना हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों के पास कोई संसाधन था। पूरा जिला भर हम लोग मोटरसाइकिल से भ्रमण करते थे। कहीं कोई किसी ने कुछ चाय पिला दिया, कुछ घाटी खिला दिया, कुछ जलपान करा दिया, तो हम लोगों को एक बहुत प्राउड फील होता था कि नहीं, हम कार्यकर्ता हैं और काम करते हैं। तो बहुत कठिन दौर था। उस दौर से काम करते करते फिर 2001 से 3 तक मैं जिला अध्यक्ष था और उन कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग विचारधारा से लैस रहते थे। इसलिए वो चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ हम लोगों को कभी प्रभावित नहीं की। हम लोगों को लगता था कि एक दिन जो हमारा लक्ष्य है भारत को सशक्त, समृद्धशाली और वैभवशाली बनाने का, कश्मीर से 370 समाप्त करने का, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण, ये सारे लक्ष्य हम लोगों के सामने थे और निरंतर इस लक्ष्य को लेकर काम करते रहे। और आज वह लक्ष्य हम लोगों के सामने पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। तो हम लोगों को और सारी जो हम लोगों की चुनौतियाँ रही, चुनौतियों का हम लोगों को प्रसन्नता होती है कि उन चुनौतियों में काम करने। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की, जब आप जिला अध्यक्ष बने थे, तो इस शहर में कह सकते हैं, मैं पूरे जनपद की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन शहर में एक बड़े माफिया का जो था वर्चस्व हुआ करता था और वो लगातार यहाँ से विधायक हो रहे थे। ऐसे विकट परिस्थितियों में आप लोगों ने यहाँ संगठन कैसे खड़ा किया?
देखिए, ये सच आपने कहा कि उस समय माफिया राज था, मुख्तार अंसारी का वर्चस्व था, वो विधायक थे। परंतु हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। और जब भी कोई इस तरह का विषय आया माफिया की तरफ से, चाहे समाज पर चाहे पत्रकारों पर, तो मैं बड़ी दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ा रहा। और एक बार आपको याद होगा, द्वारिकानाथ गुप्ता, स्वर्गीय द्वारिकानाथ गुप्ता जी आज हम लोगों के बीच नहीं है जी, आज अखबार के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। और उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ माफियाओं का, उनको गाड़ी में बंद किया गया और लेकर के ये किया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और कोतवाली से लेकर के और मऊ बंद तक का कार्यक्रम रखा गया। और उस समय बहुत सारी बातें आई, धमकियां भी आई कि ये मुख्तार अंसारी जी, विधायक जी को ये बहुत नागवार गुजर रहा है। लेकिन हम लोग मुस्तैदी से खड़े रहे और जब भी कोई विषय आया हम लोगों ने उसमें किसी प्रकार का भय हम लोगों के मन में नहीं आया कि एक माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक विधायक के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा से जब लैस होता है ना, तो उसे किसी भी चुनौती को सामना करने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, डर नहीं, भय नहीं होता है। जी, आपका कार्यकाल बहुत सराहनीय कार्यकाल माना जाता है। जब भी अगर हम मऊ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लोगों की वार्ता करें तो आपका भी कार्यकाल बहुत सराहनीय कार्यकाल माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने यहाँ मजबूती दिया है, यहाँ कार्यकर्ताओं को आपने जोड़ा है और पूरे जनपद स्तर में, वार्ड स्तर तक आपने संगठन को खड़ा किया है। ये सच है कि मैं जब जिला अध्यक्ष बना तो उस समय हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रमुख होने के नाते मेरा दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा करके, उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को निचले स्तर पर ले जाने का काम किया जाना चाहिए। पार्टी का जो लक्ष्य है सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी बनाने के लिए समाज में, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। मैं निरंतर प्रयास किया और अपने आचरण, वाणी, व्यवहार से समाज को यह प्रतीत कराने की कोशिश किया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आप जैसा ही सामान्य है और आपके दुख सुख में हमेशा उपस्थित रहता है। कार्यकर्ताओं को भी मैंने यह एहसास कराने की कोशिश किया कि आप प्रत्येक कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में हैं और आपको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं, अध्यक्ष कहीं आपसे अलग है। आपके हर दुख सुख में मैं उपस्थित हूं और जब भी आप जिस समय भी आप हमको आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, जिस संकट में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इसका प्रभाव दिखा, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आया, कार्यकर्ता नीचे तक भाजपा की जो विचारधारा थी उसको नीचे गांव-गांव तक लेकर के गए और पार्टी को मजबूत बनाने में उन सबका सहयोग मेरे साथ रहा। ये चर्चाएं आज भी होती हैं, पहले भी हुआ करती थी कि राजनाथ सिंह और माननीय कलराज मिश्रा जी की नजदीकियां आपकी काफी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे, माननीय कलराज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी हम लोगों के सब नेता रहे, लालजी टंडन जी रहे, राजेंद्र गुप्ता जी रहे, उमानाथ सिंह जी रहे, जितने पहले के पुराने नेता थे सबके साथ हम लोगों का बहुत आत्मीय संबंध था और वो हम लोगों को बहुत आत्मीय संबंध देते भी थे। क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन के रूप में उस समय काम करता था और प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करना, उसके दुख सुख के बारे में जानकारी करना, इसी नाते पारिवारिक संगठन कहा जाता था कि हम भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस, अन्य राजनीतिक दलों से हम भिन्न हैं, इसलिए कि हम राजनीतिक दल के साथ पारिवारिक संगठन की तरह काम करते हैं। 2014 में अगर देखा जाए तो जब से जो है यहाँ लोकतंत्र कायम हुआ और पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, 52 या 54 की बात हम करें, तब से कभी भारतीय जनता पार्टी घोषित लोकसभा से चुनाव नहीं जीती थी। पहले यह सीट जो है कम्युनिस्ट का माना जाता था, यहाँ से कम्युनिस्ट चुनाव जीतता था। कम्युनिस्ट के बाद जो है यहाँ से कांग्रेस के कल्पनाथ राय जी फिर एक बार समता पार्टी से और एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद से पुनः जो है ये समाजवादी पार्टी और बसपा की खेमे में चली गई। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिनारायण जी चुनाव जीत करके लोकसभा में जाने का काम किया और कहीं न कहीं उस चुनाव में आपकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन उसके बाद जो 2 विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक विधानसभा में हरिनारायण, लोकसभा के चुनाव में हरिनारायण जी हार गए और इस बार जो 24 में चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भाजपा को टिकट मिल गया है। तो जीत के बाद हार क्यों हो गया? ये सही आपने कहा कि 2014 में मैं लोकसभा के संयोजक के रूप में मेरे ऊपर दायित्व, इसीलिए मैंने ये प्रश्न को उठाया। और संयोजक के नाते जो उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष सुशील राय जी थे, उनके साथ और जो पूरी टीम थी उसके साथ मिलकर के हम लोगों ने दिन रात
परिश्रम किया, व्यूहरचना खड़ा किया। जो प्रत्याशी हमारे हरिनारायण राजभर जी थे उनसे बेहतर तालमेल स्थापित किया गया और एक रणनीति बना करके हम लोगों ने 2014 का चुनाव को लड़ा और मोदी जी को उसमें प्रधानमंत्री बने। और पहली बार, ये सही आपने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार घोसी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ। मैं समझता हूँ कि घोसी की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए धन्यवाद की पात्र है, आभारी की पात्र है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रतिनिधित्व दिया और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी। तो हम समझते हैं कि आगे जो चुनाव आए उसमें कहीं ना कहीं हमको जिस तरह की समीक्षा करनी चाहिए थी हम शायद समीक्षा नहीं किए और हमारी रणनीति, हमारे जो उम्मीदवार की रणनीति या जो हमारा निर्णय था, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है, परंतु हम समझते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत थी और अगर हम विचार करके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल आपसे मेरा होगा संगठन को लेकर के। मऊ जनपद में 4 विधानसभाएं आती हैं और मऊ विधानसभा से विधायक और मंत्री रहे फागू चौहान को बहुत बड़ा सम्मान जो है केंद्र सरकार ने दिया और उनको गवर्नर बना दिया और राज्यपाल बन गए। उसके बावजूद भी 4 में से 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये जो पीछे जो विधानसभा का चुनाव हुआ और जिसकी बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अपने जनपद में 4 विधानसभा में से 1 विधानसभा ही जीतने में सफल हुए, परंतु इधर पूरा पूर्वांचल में ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। जी जी जी। हम थोड़ा सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ आपको ले चलेंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जब आप पहली बार चेयरमैन बने थे तो उसकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, ये जनता कहती थी, मैं नहीं कह रहा, वे जनता कहती थी। लेकिन आपके चेयरमैन बनने के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस समय वर्तमान में मऊ में स्थापित हो चुका है और 1 नंबर के बैंकों में भी उसकी गणना शुरू हो गई है। आगे आपको क्या करना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के? देखिए, ये आपने सही कहा, ये मेरे स्वभाव में है कि जिस काम को करता हूँ पूरी तन्मयता, निष्ठा, समर्पण से करता हूँ। 2019 में बैंक से संबंधित लोग हमसे मिले और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि बैंक की स्थिति ठीक नहीं है, आप एक बार जो है बैंक का कार्य का संचालन करिए। तो मैं लोगों के आग्रह पर 2019 में बैंक के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया और जब मैंने पद ग्रहण किया था उसमें बैंक की स्थिति वास्तव में बहुत चिंताजनक थी। चिंताजनक इन कारणों से थी कि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मऊ को सुपरवाइजरी सिस्टम में डाल दिया था जी। मऊ, गाजीपुर और कई भी बैंकों को डाला था। ये जब रिजर्व बैंक को सुपरवाइजरी सिस्टम में डाल देता है तो कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं बैंक पर जी। और बैंक के लिए फिर आगे सर्वाइव करना बहुत चैलेंज होता है जी। लगभग 200 से ज़्यादा 175 ऑब्जेक्शन थे आरबीआई के, जिसका अनुपालन बैंक ने नहीं किया था। इसके लिए उसने बैंक पर पेनल्टी भी लगाई थी 43 लाख रुपए का जी। और वहाँ कई तरह की ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिससे बैंक सरवाइव नहीं कर पा रहा था। उन चुनौतियों के बीच में हम बैंक का पदभार ग्रहण किए और हमने निरंतर प्रयास किया। मैं आपको बताऊं कि मैं बैंक में 8-8 घंटे बैठता था, सालों साल बैठा और बैठ करके हमने सब इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने अपने एनपीए को कम करने के लिए बकायेदार जो थे उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया, व्यक्तिगत उनके घरों पर जाकर संपर्क किया, बुला के संपर्क किया, उन पर दबाव बनाया कि आप पैसे जमा कर दीजिए बैंक हित में। कुछ लोगों ने उसमें जमा भी किया और जिससे हम अपना एनपीए कम करने में सफल हुए। साथ ही जो बैंक के इंटरनल जो थी उसको भी सुधारा और आरबीआई के ऑब्जेक्शन को धीरे धीरे हम कम करते गए और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि पहली बार आरबीआई ने मऊ दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइजरी सिस्टम से बाहर किया और वहीं अपने बगल के गाजीपुर जनपद का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत सफलता का विषय रहा, गौरव का विषय रहा है। मऊ के लोग जमाकर्ताओं के जो धन है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही शुभ संकेत था।
उसके बाद हमने बैंक के प्रॉफिट को भी बढ़ाने की कोशिश किया और हमने 3 गुना से 4 गुना तक बैंक के प्रॉफिट को बढ़ाया, खर्चों को कम किया। ये सारा काम हमने बहुत प्रयत्नपूर्वक किया और निष्ठा से किया। और उसमें इसलिए किया कि शहर के हजारों जमाकर्ताओं का वहाँ पैसा जमा है और विश्वास से उन लोगों ने जमा किया है। और बैंक के अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व है कि उस जमा धन की हम सुरक्षा करें, उसकी वृद्धि करें, उनको लाभ दें। हमारे जो शेयर होल्डर हैं जिनको 2013 के बाद से कभी कोई डिविडेंड नहीं मिला, मैं 22 नवंबर को मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था, अगर मेरा कार्यकाल होता तो शायद दिसंबर में मैं उनको जो है डिविडेंड की घोषणा भी कर दिया। जी। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हालिया निर्वाचित चेयरमैन अरविंद सिंह जी को। आपका स्पष्ट कहना है कि जिस समय मैं 19 में चेयरमैन बना था, बैंक का हालत बहुत खराब था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बैंक को सर्वाइव कराया। और आरबीआई के द्वारा जो लगातार हमारे ऊपर कंप्लेन था, आरबीआई की नजरों में जो हमारे बैंक की छवि खराब हो चुकी थी, उसको भी सुधारने का हमने पूरा प्रयास किया और बैंक आज जनपद के 1 नंबर के बैंकों में गणना में आ गया है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का शख्सियत कार्यक्रम।